ओके जनाब। सो हम डिस्कस कर रहे हैं अटेम्प्ट मार्च 2022 की, और इसका क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, इट्स पहले हम ये देखते हैं सवाल को पढ़ के कि व्हाट इज़ इट अबाउट। सो फर्स्ट पैराग्राफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आकाश कुमार owns an industrial undertaking under name and style of PJC, which is engaged in the business of manufacturing of fast-moving consumer goods. Following information is available from PJC's records for the year ended 30th June 2022। सो ये पैराग्राफ पढ़ के हमें पता चल गया कि कुछ बिजनेस इनकम का इन्फॉर्मेशन आने वाला है, और जो टैक्स पेयर है वो एक इंडिविजुअल है। सो फर्स्ट पैरा पढ़ते साथ ही हम रिक्वायरमेंट देखते हैं सवाल की क्या है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट इनकम टैक्स पेएबल और रिफंडेबल। और साथ में एग्जामिनर ये कह रहा है कि आप मिनिमम टैक्स का कैलकुलेशन ना बनाओ, और इसके अलावा कोई एग्जाम्पशंस वगैरह हों तो वो ज़रूर आप एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या है। सो हम इसको बिल्कुल अपने एग्ज़ाम में जैसे हमने सॉल्व करना है हम उस तरह से करते हैं। सो तरीक़ेकार ये होगा कि हम अपना जो आंसर शीट होगा उसके ऊपर क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ टोटल इनकम। दूसरी रिक्वायरमेंट है टैक्सेबल इनकम, एंड लास्ट वन इज़ कि आपका टैक्स पेएबल बन रहा है, एफबीआर को आपने अदा करना है, या रिफंडेबल है। सो ये चीज़ें लिखकर आप इसको यहाँ पे छोड़ देंगे फर्स्ट पेज को, और साथ में हम लिख देते हैं सी नेक्स्ट पेज। सो हमारी प्रेजेंटेशन ज़रा आउट क्लास किस्म की हो जाए ताकि ये एग्जामिनर को हमने फर्स्ट पेज अपना आंसर का बता दिया। अब सेकंड पेज जो होता है इसके ऊपर हम अपनी सारी वो कैलकुलेशंस बना लेते हैं जो हमने बनानी होंगी, यानी सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस। इसलिए अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमने सवाल पढ़ा नहीं और हमें पता नहीं है कि कौन कौन सा हेड ऑफ इनकम है। जो थर्ड पेज है उसके ऊपर मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ एजम्पशंस की, कि अगर मुझे कोई चीज़ एज्यूम करनी पड़ जाए सवाल में तो वो फिर मैं इस पेज के ऊपर एज्यूम कर लूँगा, और ये लिखकर मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। और जो मेरा नेक्स्ट पेज होगा उसके ऊपर मैं फर्स्ट वर्किंग बना देता हूँ अपनी, एंड दैट इज़ ऑफ बिजनेस इनकम। ठीक है जी। ये बिजनेस इनकम का हमने हेडिंग लगाया, और जो पहला इंफॉर्मेशन हमें सवाल में बिजनेस का दिया हुआ है, क्वेश्चन पे जाते हैं ज़रा दोबारा से और वो देखते हैं कि वो क्या है। फर्स्ट थिंग द क्वेश्चन टेल्स अस इज़ कि आपके पास लॉस बिफोर टैक्स फॉर द ईयर वाज 87 मिलियन। 87 मिलियन का लॉस है, और मैं इसको अपने आंसर शीट के ऊपर मेंशन कर लेता हूँ कि मेरे पास लॉस एंड दैट इज़ 87 मिलियन। इसको हम रुपीज़ में कर रहे हैं कैलकुलेशन को अपनी। अब हम सवाल की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि इसमें क्या कुछ बताया हुआ है। फर्स्ट थिंग इज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, एंड फर्स्ट थिंग इट सेज इज़ कि देयर इज़ अ पेनल्टी, is a penalty of rupees 2 million for late delivery of goods to a customer। साथ ही हम प्रोविजन ऑफ लॉ भी देखेंगे, किस प्रोविजन ऑफ लॉ को हम रीड करके अपना सोल्यूशन बना रहे हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमने डिडक्शंस नॉट अलाउड, इस पे चले जाना है। और यहाँ पे हमने पढ़ा क्या था जी, हमने पढ़ा ये था कि पेनल्टीज़ उस वक्त एक्सपेंसेस नॉट अलाउड में आती हैं जिस वक्त वो फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ हो। अगर आपने अपने किसी बिजनेस टर्म की अपने किसी बिजनेस पार्टनर या कस्टमर या डेटर या क्रेडिटर या बैंक लेंडर उसके साथ किसी प्रोविजन को वायलेट किया और उसने आपको पेनल्टी चार्ज किया, तो वो पेनल्टी अलाउड होती है एज एक्सपेंस। लेकिन अगर किसी लॉ को वायलेट कर दिया आपने, सेल्स टैक्स लॉ को, इनकम टैक्स लॉ को, आपने लेट्स से कोई बिल्डिंग एंड वर्क्स के कोई लॉज को, किसी भी कानून को पाकिस्तान के, उसको वायलेट किया है, तो फिर उस पर जो पेनल्टी होती है वो एक्सपेंस नॉट अलाउड होती है। तो अब यहाँ पे जो सवाल में हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें क्या है कि पेनल्टी है जो कि आपने कस्टमर की डिलीवरी लेट की, तो ये कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है। इसलिए जो पेनल्टी आपको लगी उसका कोई भी करेक्शन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि ये बिल्कुल अलाउएबल एक्सपेंस है टैक्स लॉ की नज़र में। नेक्स्ट इज़ अ कमीशन ऑफ रुपीज़ 2.5 मिलियन।
विच वॉज पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर, एक डिस्ट्रीब्यूटर को आपने पे किया जिसका नाम लियाकत बशीर है, ऑन द सेल ऑफ पीजीसीज प्रोडक्ट ऑफ रुपीज़। सो प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है। दीज प्रोडक्ट्स आर कवर्ड इन थर्ड स्केड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट। नेम ऑफ लियाकत बशीर इज़ नॉट अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। अब प्रोविजन ऑफ लॉ देखनी पड़ेगी कि किस प्रोविजन ऑफ लॉ के ऊपर ये सवाल है। जो इनकम टैक्स लॉ है उसने हमें एक प्रोविजन बताई कि अगर आपने अमाउंट ऑफ कमीशन पे किया है और वो कमीशन ज़्यादा है इन एक्सेस ऑफ 0.2% ऑफ सेल्स, और वो आइटम्स जिनको सेल किया गया वो थर्ड कैजुअल आइटम्स हैं, और जिस पर्सन को सेल किया है ही इज़ नॉट अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो वो एक्सपेंस नॉट अलाउड। यानी कि अगर आपने ऐसा बंदा जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं था, उसको थर्ड स्केजुअल आइटम का आपका सेल है और सेल का कमीशन जो है वो 0.2% से ज़्यादा है, तो वो नॉट अलाउड है। तो अब मैं अपने सवाल की इन्फॉर्मेशन पे आता हूँ और देखता हूँ कि जी क्या कुछ बताया हुआ है। सेल्स की वैल्यू मुझे नज़र आ रही है 50 मिलियन है, और बाकी थर्ड स्केजुअल आइटम है, और पर्सन इज़ नॉट अपीयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। तो हम देखते हैं ज़रा 50 मिलियन पे अलाउड कमीशन कितना होगा। ठीक है, सो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास कमीशन, एक्चुअल कमीशन कितना है। सो जो एक्चुअल कमीशन, ज़रा क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लें। एक्चुअल कमीशन कितना बताया हुआ है? 2.5 मिलियन का। सो आई प्रेजेंट इट दिस वे कि जो मेरे पास कमीशन है दैट इज़ 2.5 मिलियन, और जो अलाउड है मुझे वो कितना है, दैट इज़ ओनली 0.2% ऑफ सेल्स, जो कि 50 मिलियन है। ठीक है, सो आप अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि अच्छा ये एक्चुअली जो अलाउड कमीशन की वैल्यू बनती बनती है वो कितनी बनती है। सो अलाउड कमीशन की वैल्यू बनती जी 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 24 लाख रुपए तो नॉट अलाउड है, सिर्फ 1 लाख तक अलाउड होगा। ठीक है, सो 24 लाख रुपए नॉट अलाउड है, तो इसलिए 24 लाख रुपए मुझे क्या करने पड़ेंगे, वापस जमा कर देने चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेंस नॉट अलाउड है। ठीक हो गया जी। सो पेनल्टी कमीशन। नेक्स्ट आइटम देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट आइटम इज़ फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस के बारे में सवाल आपको ये बता रहा है कि आपने 12 लाख रुपए 1.2 मिलियन विच वर पेड इन कैश, कैश में पे कर दिया टू अ फॉरवर्डिंग कंपनी इन कराची। तब ये जो फ्रेट चार्जेस हैं इसके लिए प्रोविजन ऑफ लॉ देखनी पड़ेगी कि वो क्या है, कि इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है, क्या मैं ये एक्सपेंस कर सकता हूँ कैश में। सो फ्रेट चार्जेस हमें ये मालूम है कि 2.5 लाख से ज़्यादा एक सिंगल अकाउंट में अगर ट्रांजैक्शन हो तो वो आपने कैश में नहीं करनी होती। तो ये एक पूरा इसकी थ्योरी है जो हमने रेलिवेंट एरिया में पढ़ी हुई है, लेकिन इसमें अबव इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये कानून अप्लाई नहीं होता जो नीचे लिखे हुए लिस्ट है इस पे। और इसमें वन ऑफ द आइटम इज़ फ्रेट चार्जेस, मतलब ये कि फ्रेट चार्जेस कैश में पे किए जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें समझ ये आया कि अगर आपने फ्रेट चार्जेस पे कर दिए हैं, फ्रेट चार्जेस, तो कोई मसला नहीं है, कैश में पे किए जा सकते हैं। सो फ्रेट चार्जेस जो आपने पे किए इसकी मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन एक्सपेंस। नेक्स्ट आइटम देखते हैं सवाल में क्या है जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। ये तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट अवे हमें क्या कर देना चाहिए, वापस जमा कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो टैक्स लॉ में अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है। सो आई विल गो टू माय सॉल्यूशन एंड आई विल राइट हियर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू दिया हुआ है सवाल में दैट इज़ 40 मिलियन। सो आई विल एड इट बैक 40 मिलियन। नेक्स्ट सवाल का जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ अदर इनकम। अदर इनकम इंक्लूड्स, यानी अब ये सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होता है, अदर इनकम इंक्लूड्स एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 6 मिलियन। अदर इनकम इंक्लूड्स अमाउंट्स कवर्ड recovered during the year from two debtors. Other income includes rent of rupees 21.6 million. So ये अदर इनकम में शामिल है।
हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ने बताई कि अदर इनकम इंक्लूड्स एन इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 6 मिलियन। अच्छा भाई, तो ये 6 मिलियन किस चीज़ का इंश्योरेंस क्लेम है? 6 मिलियन इस चीज़ का इंश्योरेंस क्लेम है कि आपका एक व्हीकल था जो कि व्हीकल विच वाज completely destroyed by fire, or cost of fair market value of the vehicle before the fire incident were 10 million and 8 million respectively. This vehicle was purchased on blah 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 date. Now इसमें इस इंफॉर्मेशन को कैसे डील करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि टैक्स लॉ क्या कहता है। टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर आपने कोई एसेट मतलब जैसे ये डिस्ट्रॉय हो गया, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, तो उसको क्या करते हैं, मैं ज़रा पहले आपको टैक्स लॉ की प्रोविजन बता देता हूँ। सो बिजनेस के ही हेड ऑफ इनकम में हमने पढ़ा था डिस्पोजल, और डिस्पोजल का जो डेफिनेशन है टैक्स लॉ में, एसेट इज ट्रीटेड एज डिस्पोज्ड ऑफ। ऐसे समझा जाएगा कि जैसे वो आपके कारोबार से बिक गया। व्हेन इट इज़ डिस्कार्डेड और सीज टू बी यूज, अगर वो डिस्कार्ड हो जाए या इस्तेमाल के काबिल ना रहे। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर व्हीकल ज़ाया हो गया, ख़राब हो गया, उसको आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, इस्तेमाल के काबिल नहीं है, तो वो डिस्पोज ऑफ है। डिस्पोजल पे फ़ौरन मुझे क्या चाहिए? कंसिडरेशन फॉर डिस्पोजल, और उसमें से मैंने उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस करनी है। कंसिडरेशन को अगर आप देखेंगे, कंसिडरेशन के जो लॉज हैं उसमें टैक्स लॉ ने ये कहा है कि इफ़ एसेट इज़ लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड देन कंसिडरेशन शैल इंक्लूड कंपनसेशन इंडेमनिटी और डैमेजेस रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम। तो कंसिडरेशन में ये चीज़ शामिल होगी। तो अब इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले तो एक काम ये करूँगा मैं कि ये जो इंश्योरेंस क्लेम 6 मिलियन है, इसको तो निकाल लेना अपने, आई मीन ये जो आपने 6 मिलियन का इंश्योरेंस क्लेम को अदर इनकम में लिख लिया, ये अदर इनकम नहीं है। अकाउंटिंग में तो आपने इसको इनकम के तौर पे लिखा होगा, लेकिन टैक्स लॉ कहता है कि ये तो कंसिडरेशन है, इसमें से रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस करनी है। तो पहले तो मैं जो इंश्योरेंस का जो क्लेम है उसको अपने इसमें करेक्ट कर लेता हूँ कि इंश्योरेंस क्लेम को टैक्स लॉ इनकम नहीं मानता है, और मुझे ये 6 मिलियन को यहाँ से निकाल देना चाहिए। ठीक है जी। अब अगला काम क्या करना है? मुझे ये फाइंड आउट करना है कि गेन हुआ या लॉस हुआ, जो मेरा आई मीन जो व्हीकल था उसके ऊपर क्या हुआ, गेन हुआ या लॉस हुआ मुझे। सो ये फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी, इसलिए मैं इसके लिए एक और वर्किंग टू बना लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ और वर्किंग टू बना देता हूँ व्हीकल। ना व्हीकल के केस में मुझे कंसिडरेशन मालूम है। कंसिडरेशन हमारी कितनी होगी? वही जो हमारा इंश्योरेंस क्लेम है, और इंश्योरेंस क्लेम जो है वो अभी हम देख चुके हैं सवाल में, कितना था? 6 मिलियन। ठीक है जी। अब मैं आपको ज़रा लॉ की एक और चीज़ बताता हूँ कि जो इंश्योरेंस क्लेम से आई मीन कंसिडरेशन से मुतालिक बताई हुई है टैक्स लॉ ने, वो क्या है कि अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड, ये आप जमा करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट टाइम ऑफ डिस्पोजल, इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी। अब ज़रा ध्यान से सवाल को देखें, इसमें एक फेयर मार्केट वैल्यू बता रहा है। वो क्या बता रहा है? द कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल बिफोर फायर इंसिडेंट फॉर 10 मिलियन एंड 8 मिलियन। तो इसका मतलब 10 मिलियन उसकी कॉस्ट थी, ठीक है जी, और बाकी जो 8 मिलियन है वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। लेकिन ये जो फेयर मार्केट वैल्यू थी ना 8 मिलियन, ये किस वक्त थी? ये बिफोर द फायर इंसिडेंट्स। यानी अगर यहाँ पे आप ये धोखा ना खा जाएं कि आप कहें जी कि अच्छा चूंकि 8 मिलियन मुझे मार्केट वैल्यू बताई हुई है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ कंपेयर करता हूँ जी कि फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 8 मिलियन, तो हायर वैल्यू ले लेता हूँ। इन दोनों में से हायर वैल्यू तो ज़ाहिर है ये है। ऐसा आपने नहीं करना। उसकी वजह ये है कि ये जो फेयर मार्केट वैल्यू इसने बताई है ना, ये बिफोर फायर इंसिडेंट्स की है। जो फेयर मार्केट वैल्यू जो आपने कंपेयर करने का कहा है ना टैक्स लॉ ने, वो किससे करने का है? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। टाइम ऑफ डिस्पोजल उस वक्त है जब वो गाड़ी को आग लग चुकी है। तो ये मार्केट वैल्यू मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो इसलिए कंसिडरेशन 6 मिलियन ही रहेगी। अब इस कंसिडरेशन में से मुझे माइनस करना है टैक्स की जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू है। टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू, क्या आपको सवाल में आपको ये तलाश करना पड़ेगा
कि क्या मुझे इसकी रिटन डाउन वैल्यू दी हुई है, वो उसने नहीं बताई हुई। तो आपको कॉस्ट से आगे इसकी वर्किंग बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि अच्छा जी इसकी व्हीकल की कॉस्ट कितनी सवाल में मुझे बताई हुई है। सो वो क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियरली बताया हुआ जी 10 मिलियन कॉस्ट है। सो अभी हमने देखा था 10 मिलियन वॉज द कॉस्ट। अब ये एसेट आपने एक्वायर कब किया था? जब भी आपने एक्वायर किया था उस वक्त आप देखोगे कि क्या ये एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है या नहीं, ताकि इस पर इनिशियल अलाउंस बनाया जा सके। इसमें आपका एजम्पशन प्रिवेल करेगा कि आप, क्योंकि सवाल बता नहीं रहा कि इट्स रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर और नॉट। सो जस्ट टू मेक इट क्लियर, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा एसेट एलिजिबल डेप्सिबल एसेट होता है, एलिजिबल डेप्सिबल एसेट, उसमें व्हीकल्स का जिक्र है। और वो व्हीकल कौन से वाले होते हैं? इसमें लिखा है रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, ये एलिजिबल डेप्सिबल एसेट नहीं होते। अब जो अगर मैं सवाल का इन्फॉर्मेशन देखूं तो व्हीकल के बारे में क्या बता रहा है वो? व्हीकल के बारे में वो ये बता रहे हैं कि a vehicle was completely destroyed by fire, the cost fair market value of the vehicle, so this paragraph is silent। बस आपको ये नहीं मालूम कि ये रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर था या नहीं था, तो यहाँ पे आपका एजम्पशन प्रिवेल करेगा। सो हम लेट्स अज्यूम कि ये इट वाज नॉट प्लाइंग फॉर हायर, उससे होगा ये कि एलिजिबल डेप्सिबल एसेट ये नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो इसका मतलब इनिशियल अलाउंस नहीं बनाना है। और ये बाय कब किया था आपने? 1 अक्टूबर 2019। इसका मतलब ये है कि टैक्स ईयर 2020 में आपने इसको ख़रीदा है। ठीक है। सो अगर टैक्स ईयर 2020 में ख़रीदा है तो इसका मतलब टैक्स ईयर 2020 की एक आपको डेप्रिसिएशन बनानी पड़ेगी। 2020 टैक्स ईयर की डेप्रिसिएशन बनानी पड़ेगी। टैक्स ईयर 2021 की डेप्रिसिएशन बनानी पड़ेगी। टैक्स ईयर 2022 में आप इसको बेच रहे हैं, इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। यहाँ पे एक और चीज़ ज़रा रिवाइज़ कर लें, वो ये कि आपको जो एक 50% रूल दिया हुआ है टैक्स लॉ ने, वो उन एसेट्स के लिए होता है कि जिनको एक्वायर किया गया हो। सॉरी, मैं ज़रा लिंक से चला जाऊँ तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन में क्या है कि 50% ये उन एसेट्स के लिए होता है जिनको आपने एक्वायर किया हो 1 जुलाई 2020 के बाद, तो ये इससे पहले एक्वायर हुआ हुआ है, तो इस पर ये 50% रूल नहीं लगेगा। यानी मैंने इसको ईयर ऑफ डिस्पोजल में 50% ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बनाना है इसमें। ओके जी, सो द रेस्ट इज़ इजी कैलकुलेशन। सो अब आप कैलकुलेशन ज़रा बनाएं अपने पास, 15% से डेप्रिसिएशन का रेट लगाएं इसके ऊपर। सो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन बनेगा टैक्स ईयर 2020 का, एलिजिबल डेप्सिबल एसेट ये नहीं है, इसलिए इनिशियल अलाउंस नहीं होगा, और दिस विल बी 1.5 मिलियन। फिर आप 1.5 मिलियन 10 मिलियन में से माइनस करेंगे, जो जवाब आएगा उसका फिर 15% बनाएंगे, तो इट विल बी 12,75,000। इस साल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए आपको। सो जब आप इस इन तीन फिगर्स को वर्कआउट करते हैं तो यू गेट द रिटन डाउन वैल्यू, एंड दैट इज़ 7,225,000। And since written down value is more than the consideration, it means you have a loss of 12,25,000। So 12,25,000, this is the loss। ठीक है। सो 12,25,000 वर्किंग टू से जो मेरे पास लॉस आया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये टैक्स के रूल्स को फॉलो करके बनाया गया है और ये मैंने अब इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक हो गया जी। सो गेन और लॉस ये भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, ज़रा सवाल का इन्फॉर्मेशन क्या है। नेक्स्ट इज़ अबाउट अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। सो ये बैड डेट्स रिकवरी वाला सिनेरियो है। बैड डेट्स रिकवरी के सिनेरियो को हम कैसे डील करते हैं? बहुत ही आसान है। सो टैक्स लॉ ने हमें ये कहा कि जब भी आपके बैड डेट्स रिकवर हों तो उस केस में आप क्या करो कि सब्सिक्वेंट रिकवरी जो भी आपको सवाल में दी हुई हो उसमें से माइनस कर दो अमाउंट प्रीवियसली नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। जो जवाब है उसको इनकम या वो बना लें, लॉस बना लें। और साथ ही में पहले हम ये एक मैटर को डील कर लेते हैं अपने सोल्यूशन में। हम
सवाल में ज़रा देखते हैं पहले एक दफ़ा कि बैड डेट्स क्लेम्ड इन लास्ट आपके 19, जैसे शमीम के केस में 19.2 का बैड डेट था लेकिन अलाउ हुआ 13.2, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो नॉट अलाउड हो गया। और अमाउंट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये सब्सिक्वेंट रिकवरी है 16.8। 16.8 में से वो जो मैंने डिफरेंस निकाला था उसको हम माइनस कर देंगे, तो बाकी जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर, इधर अगर पॉजिटिव आंसर है तो इनकम ट्रीट हो जाएगा, और अगर नेगेटिव आंसर है तो लॉस ट्रीट हो जाएगा। ओके, सो ये कैलकुलेशन ज़रा आप बनाएंगे खुद। और शमीम के केस में इट इज़ 10.8 मिलियन पॉजिटिव आंसर, और फ़हीम के केस में इट इज़ 3.4 मिलियन नेगेटिव आंसर। ठीक है, सो ये मैं कैलकुलेशन जो मैंने समझा दिया आपको, इस तरह से आप बना लोगे। और यहाँ पे आप अपने आंसर में इसको मेंशन करें, बैड डेट्स रिकवर्ड। सो शमीम के केस में आपको चाहिए तो ये है कि आप अपने सवाल में कैलकुलेशन बनाकर यहाँ ब्रैकेट में शो कर दें। सो वो कैलकुलेशन आप कैसे बनाकर शो करेंगे, उसका तरीक़ेकार ये होगा कि यहाँ पे आपकी जो रिकवरी है वो लिखें, उसमें से माइनस कर दें कौन कौन सी अमाउंट्स। पहली अमाउंट वो होगी जो आपके एक्चुअल बैड डेट्स थे, इसमें से आप माइनस कर देंगे जो आपको अलाउड हुए। ठीक है, तो जो इसका डिफरेंस होगा वो बैड डेट्स नॉट अलाउड हो जाएगा, और सब्सिक्वेंट रिकवरी में से उसको माइनस कर लेना है। ठीक है, सो ये दैट्स द मैकेनिज़्म। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, मैं जानबूझ के इसको बना नहीं रहा, ये आप खुद प्लस माइनस करके देखो। सो इट इज़ 10,800,000 in case of Shamim, and in case of Fahim it is 3.4 million. ठीक है, अब अकाउंटिंग के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जो सब्सिक्वेंट रिकवरी होती है वो इनकम ट्रीट हो जाती है। सो अकाउंटिंग की जो बैड डेट्स रिकवरी है उसका जो अकाउंटिंग इम्पैक्ट है उसमें क्या होता है कि आपकी जितनी टोटल अमाउंट रिकवर हुई होती है वो ही इनकम ट्रीट हो जाती है। तो वो तो टैक्स लॉ इसको इनकम नहीं मानता है, टैक्स लॉ तो इस तरह से कहता है जो हमने ऊपर दो फिगर्स बनाई हैं। तो इसलिए जो रिकवर हुई हैं अमाउंट्स, उसको आप पूरी की पूरी अमाउंट को यहाँ से निकाल दें, दैट इज़ 27.4 मिलियन। ये मैं निकाल देता हूँ क्योंकि इसका इम्पैक्ट मुझे नहीं चाहिए है अकाउंटिंग वाला। सो ये 27.4 मिलियन मैंने कैसे बनाया है, ये देखो सब्सिक्वेंट रिकवरी जो आपको दी हुई है 16.8 और 10.6, इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। तो इट विल बी अमाउंट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर 16.8 और 10.6, सो 27.4 मिलियन ये हमने इसका इम्पैक्ट ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट रेंट। रेंट आपको पता है कि टैक्स लॉ में एक अलहदा हेड ऑफ इनकम होता है प्रॉपर्टी इनकम का। तो रेंट ऑफ 21.6 मिलियन, तो ये तो कम से कम बिजनेस का हेड ऑफ इनकम नहीं है। तो 21.6 मिलियन का तो इम्पैक्ट ख़त्म करते हैं ना सबसे पहले, कि जो रेंट दिया हुआ है 21.6 इसको निकाल दें आप। सो हम अपने सोल्यूशन में रेंट की जो अमाउंट बताई हुई है रेंट, उसका इम्पैक्ट तो ख़त्म करते हैं 21.6 मिलियन, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। और अब मैं पढ़ता हूँ ज़रा एडजस्टमेंट में बाकी इन्फॉर्मेशन क्या है। बाकी ये रेंट से मुतालिक आपको बता ये रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2021 आकाश लीज्ड वन ऑफ इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग along with प्लांट टू कामना एट अ मंथली रेंट ऑफ 1.8 मिलियन पेबल इन एडवांस। इन एडवांस का मतलब ये होता है कि आप हर मंथ के शुरू में रेंट अदा किया करोगे। द बिल्डिंग वॉज परचेज्ड फॉर 85 मिलियन on 16 अगस्त 2019, whereas a second-hand local purchased plant was installed at a cost of 34 million on 1st July 2021. During the year, Akash incurred 3.2 million on repair maintenance of factory building. तो मामला कुछ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि सीधी सीधी बिल्डिंग रेंट पे नहीं दी आपने, बल्कि साथ प्लांट एंड मशीनरी भी है।
तो इसके बारे में टैक्स लॉ क्या कहता है? टैक्स लॉ ये कहता है कि आपने अगर बिल्डिंग को रेंट पे दिया टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, तो वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है। ठीक है। सो इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। तो एक तो बात ये हो गया कि ये मेरी बिजनेस इनकम में नहीं आएगा बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पहला काम तो ये कर लें कि जो रेंट की अमाउंट है, हम एक वर्किंग बना लेते हैं। सो वो वर्किंग भी हमें एक अलहदा पेजेस के ऊपर बहुत फ़राख दिली का मुजाहरा करना है आपने, कोई कंजूसी नहीं करनी। सो माई प्रीवियस वर्किंग वाज वर्किंग 2, सो नाउ मैं मेकिंग वर्किंग 3, और मैं इसको बोल रहा हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। और इसमें मैं लिख रहा हूँ रेंट ऑफ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी। और जो रेंट ऑफ बिल्डिंग है टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, वो सीधा सीधा मुझे फिगर मालूम है 21.6 मिलियन, जो भी मैंने बिजनेस इनकम में से निकाला है। ओके जी। सो अब अगला इन्फॉर्मेशन देखें सवाल में क्या दिया हुआ है। अगला इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि बल्कि सवाल के इन्फॉर्मेशन को छोड़ें, पहले टैक्स लॉ की प्रोविजन देखते हैं, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा इसको करने में। सो हमें ये तो पता चल गया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ डिडक्शंस भी अलाउड है। वो डिडक्शंस क्या क्या हैं जी? एक्सपेंडिचर पेड टू डिराइव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक तो ये। दूसरा ज़कात, ये छोड़ दें, रेलिवेंट नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग इज़ अलाउड एज डिडक्शन in case building leased together with plant and machinery, and initial allowance on plant and machinery is allowed reduction in case building is leased together with plant and machinery. So initial allowance किसके ऊपर अलाउड है? प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। ओके, सो ये भी एक्सपेंसेस आपको अलाउड है, तो मैं इन एक्सपेंसेस का बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहूँगा, क्योंकि इसकी वजह से फिर मेरी इनकम, टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी। सो लेट्स मेक दीज कैलकुलेशंस। सो हमें डेप्रिसिएशन अलाउड है एज एक्सपेंस। ठीक है जी। सो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन पहले बना लेते हैं। सो बिल्डिंग के केस में वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद कॉस्ट, और कॉस्ट जो है वो हमें बताया हुआ है सवाल में, इट इज़ 85 मिलियन। ठीक है जी। इस 85 मिलियन में से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा फर्स्ट ईयर की, जो कि 10% से डेप्रिसिएट होता है, तो ये 8.5 मिलियन हो गया पहला डेप्रिसिएशन। ये माइनस करेंगे तो आंसर इज 76.5 मिलियन। उसके बाद दूसरे साल का डेप्रिसिएशन भी हम कैलकुलेट करेंगे। ये था टैक्स ईयर 2020 का, ये है डेप्रिसिएशन 2021 का, और ये इसका अगेन फिर मैं 10% लूँगा तो 7650,000, ये डेप्रिसिएशन हो गया जी। ये भी मैं माइनस कर दूंगा, तो व्हाट आई एम लेफ्ट ओवर विद इज 68,850,000। अब डेप्रिसिएशन आ गया 2022 का, ये इसका अगेन 10% लेंगे तो 6885,000। ठीक है। सो जो मेरे से रेलिवेंट एक्सपेंस जो कि मुझे अलाउड है, वो कौन से वाला है? वो ये टैक्स ईयर 2022 का डेप्रिसिएशन है, ये मुझे अलाउड है एज एक्सपेंस। इसी तरह मैं कैलकुलेशन बनाता हूँ प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट आप सवाल में देखोगे कि आपको कितना बताया गया है। सो प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट आपको बताया गया है 34 मिलियन का। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है या नहीं, ताकि मैं इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस बनाऊं या ना बनाऊं। ये फैसला मैं कैसे करूंगा, इसके लिए मैं दोबारा तरह सवाल के इन्फॉर्मेशन पे जा रहा हूँ, और सवाल का इन्फॉर्मेशन आपको ये बता रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी से मुतल्लिक वेयर एज अ सेकेंड हैंड लोकली परचेज प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड। सेकेंड हैंड लोकली परचेज, इसका मतलब पाकिस्तान में पहले यूज़ हो चुका है। अगर पाकिस्तान में पहले यूज़ हो चुका है तो टैक्स लॉ ने ऐसे प्लांट एंड मशीनरी को
क्या कहा है, बिजनेस इनकम में जाते हैं और एलिजिबल डेप्सिबल एसेट, इसमें से हमने अ डेप्सिबल एसेट विच इज़ नॉट, यानी वो निकाल दिया एलिजिबल डेप्सिबल एसेट की लिस्ट में से प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान। तो ये तो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट नहीं है, हमने ये फैसला किया। तो इसका मतलब इनिशियल अलाउंस तो नहीं बनेगा। सो इनिशियल अलाउंस आपको नहीं बनाना है, आपको सिंपल डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करनी है। और ये परचेज़ कब किया है आपने, एट अ कॉस्ट ऑफ 34 मिलियन 1 जुलाई 2021। ठीक है जी, 34 मिलियन का ख़रीदा 1 जुलाई 2021 को। तो इसका मतलब इसके ऊपर 50% रूल अप्लाई होगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होगी और 50% रूल भी अप्लाई करेंगे। सो 34% पे इनिशियल अलाउंस तो कोई नहीं होगा, बस आपने नॉर्मल डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज करनी है क्योंकि एलिजिबल डेप्सिबल एसेट नहीं है। और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 34 मिलियन, इसका 15% बनाएं और फिर 50%। ठीक है, सो इट विल बी 2550,000। सो ये आपका डेप्रिसिएशन जो कि आपको अलाउड होगा एज एक्सपेंस। तो अब हमारे पास वो एक्सपेंसेस आ गए जो अलाउड हैं, तो हम इस रेंट में से उसको माइनस कर लेते हैं। सो 6885000 ये डेप्रिसिएशन हो गया, और 2550,000 ये भी डेप्रिसिएशन हो गया। और सवाल में कोई एक्सपेंस अगर दिया हुआ है तो उस पर भी तवज्जो कर लेते हैं थोड़ी सी। सो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिए जी अपने एक्सपेंसेस। और एक रिपेयर का एक्सपेंस बताया हुआ है। रिपेयर के केस में अगेन आपने ये गलती नहीं करनी कि जो आपको जैसे रिपेयर के बारे में ये मालूम है ना कि प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में आप रिपेयर का जो एक्सपेंस होता है अलाउेबल एक्सपेंसेस की लिस्ट में रिपेयर अलाउंस होता है, बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस जो कि होता है 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स, चाहे रिपेयर दिया हो चाहे ना दिया हो। लेकिन ये प्रॉपर्टी का हेड ऑफ इनकम नहीं है। ये हेड ऑफ इनकम कौन सा है जिसमें हम इस वक्त सांस ले रहे हैं, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें एक्सपेंडिचर पेड टू ड्राइव इनकम ये अलाउड है। तो इसलिए इसका 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, वास्ता नहीं है। बल्कि आपको जितना भी रिपेयर का एक्सपेंस 3.2 मिलियन दिया गया है, अगर इसने कोई सेक्शन 21 की वैल्यूएशन नहीं की हुई तो ये 3.2 मिलियन आपको अलाउड होगा एज एक्सपेंस। तो रिपेयर और 3.2 मिलियन दैट विल बी अलाउड एज एक्सपेंस। ओके, सो ये तीन फिगर्स आप माइनस कर लेंगे अपने रेंट में से, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का फिगर फाइनल हो गया 8965,000। ठीक है, सो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपने फाइनलाइज कर लिया। अब अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं सवाल का, और क्या है। अगला इन्फॉर्मेशन है जी पॉइंट नंबर 4, एंड पॉइंट नंबर 4 सेज के पीजेसीज लाइबिलिटीज इंक्लूड 14 मिलियन एंड 17 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑन 18 मार्च and 1st August 2018 respectively. These purchases were allowed as admissible deductions while computing income from business in their relevant tax year. So सबसे पहले प्रोविजन ऑफ लॉ देखते हैं जिसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहे हैं। वो प्रोविजन ऑफ लॉ ये है कि आपको बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में हमने ये पढ़ा था कि आपकी जो अनपेड लाइबिलिटीज़ होती हैं उसके केस में अगर आपने इफ़ डिडक्शन अलाउड इन अ टैक्स ईयर फॉर एन एक्सपेंस विच इज़ नीदर पेड इन सेम टैक्स ईयर नॉर पेड इन 3 subsequent टैक्स ईयर्स देन इट विल बी इंक्लूडेड इन टैक्स इनकम 4 subsequent टैक्स ईयर। ये प्रोविजन है जिसको एग्जामिनर यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो अब मैं ज़रा देखता हूँ मैंने कब परचेज़ किया था, वो कौन सा टैक्स ईयर बनता है। तो 14 मिलियन की परचेज़ आपने की मार्च 2018 को। आपका ईयर एंड डेट देखो ज़रा सवाल में कि क्या दिया हुआ है। ईयर एंड डेट हमें सवाल में देखना पड़ेगा कि वो क्या दिया हुआ है। 30 जून 2022। इसका मतलब इसका ईयर एंड जून, ये नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो करता है। मार्च 2018 को अगर आपने परचेज़ किया था तो ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करेगा, उस नॉर्मल टैक्स ईयर में जो जून 2018 में ख़त्म हो रहा है। तो टैक्स ईयर 2018 हो गया। टैक्स ईयर 2018 के बाद 3 subsequent टैक्स ईयर्स कौन कौन से बनते हैं, 19, 20 और 21।
और अगर ये अमाउंट आज तक पेबल है तो इसका मतलब टैक्स ईयर 2022 चौथा सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर बनता है। तो 14 मिलियन एक ऐसी अमाउंट है जो टैक्स ईयर 2018 में आपने एक्सपेंस क्लेम कर ली, लेकिन अभी तक लाइबिलिटीज़ में पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि 2019 में भी पे नहीं किया, 20 में भी पे नहीं किया, 21 में भी पे नहीं किया। 3 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर गुजर गए और 2022 में इसको अब इनकम बन जाना चाहिए। और इसी तरह जो 17 मिलियन है वो अगस्त 2018 में आपने एक्सपेंस बनाया था, तो इसको क्या करेंगे, अगस्त 2018 किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करेगा, टैक्स ईयर 2019 में। तो 19 के बाद देखें 2020, 2021 और 2022, तो अभी ये थर्ड सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर है 17 मिलियन के केस में। तो थर्ड सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर में तो रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं होती किसी एक्सपेंस को। सो 14 मिलियन को हमें रिवर्स कर देना चाहिए है। सो हम अपने अब सोल्यूशन के ऊपर जाते हैं, अपना नतीजा निकाला हमने, और जो हमारी अनपेड लाइबिलिटीज़ हैं, तो आई विल गो टू माय बिजनेस का वर्किंग, और मेरी जो अनपेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज़ जो अनपेड हैं वो 14 मिलियन है, जिसको मैं अब यहाँ पे ऐड बैक करने लगा हूँ। ठीक हो गया जी। 17 मिलियन को कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सवाल में देखें ज़रा क्या है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट फाइनेंशियल चार्जेस 2.8 मिलियन के विच वर वेव्ड बाय द and outstanding financial charges 2.8 million waived by the bank on rescheduling the loan. These charges were claimed as admissible deduction tax year 2020। एक एक्सपेंस था और अगर ये आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब अभी तक पेएबल था। 2020 में आपने एक्सपेंस बना लिया इसको, लेकिन बैंक ने माफ़ कर दिया। तब ये सब्सिक्वेंट 3 सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर्स वाला कानून यहाँ नहीं लगाना, ये तो बैंक ने माफ़ कर दिया है। तो अगर वेव ऑफ कर दिया तो इसका मतलब जो अगर एक एक्सपेंस बना था वो बाद में वेव ऑफ हो गया, इसको अब इनकम बन जाना चाहिए। ये तो सिंपल कॉमन सेंस बेस्ड रूल है। तो इसलिए जो फाइनेंशियल चार्जेस वेव्ड ऑफ हैं वो मैं अपनी इन फाइनेंशियल चार्जेस वेव्ड, ठीक है। सो 2.8 मिलियन 28 लाख रुपए वो हम यहाँ पे अपनी इनकम बना देंगे, क्योंकि ये पहले आप एक्सपेंस बना चुके हैं और अब ये माफ़ हो चुके हैं। नेक्स्ट इज़, सो ये फाइनेंशियल चार्जेस हमने क्लियर कर दिए, जिसकी क्या होना था जो करना था कर दिया। टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट अदर देन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट विच वर लीज टू कामरान अमाउंट टू रुपीज़ 48 मिलियन। सो 48 मिलियन तो पक्का एक अलाउेबल एक्सपेंस है। सो टैक्स डेप्रिसिएशन ये तो बिल्कुल मुझे अलाउड है 48 मिलियन का, इट्स अलाउड एज एक्सपेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं सवाल क्या कहता है। अदर इन्फॉर्मेशन अब आगे जी आगे। अदर इन्फॉर्मेशन क्या है। ऑन 15 अगस्त 2021 आकाश एंटर्ड इनटू अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ गोल्ड। 15 अगस्त 2021 मेरे टैक्स ईयर में फॉल करता है। मैंने एक गोल्ड ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2021 जो कि मेरे टैक्स ईयर में ही फॉल करता है, इसमें एक्सपायर होना था। आकाश सोल्ड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर सेटलमेंट डेट एंड अर्नड अ नेट गेन ऑफ 23 मिलियन। यानी कि गोल्ड ख़रीदा बेचा नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदो फरोख्त कर दिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर दिया और गोल्ड को नहीं ख़रीदा। इसके लिए अब आपको देखना होगा कि टैक्स लॉ क्या कहता है। टैक्स लॉ ये कहता है कि आप जब बिज़नेस का हेड ऑफ इनकम पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ पढ़ी स्पेकुलेशन बिजनेस, कि जिसमें इन विच कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज सेल ऑफ कमोडिटी सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी ऑफ कमोडिटी। तो स्पेकुलेशन बिजनेस होता है और इट शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट बिजनेस फ्रॉम एनी अदर बिजनेस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस के ही हेड ऑफ इनकम में इसको आप स्पेकुलेशन बिजनेस अलहदा से रखेंगे। सो स्पेकुलेशन बिजनेस अलहदा से हम ट्रीट करेंगे। और अब मैं यहाँ पे रहेगा ये बिजनेस इनकम ही, लेकिन मैं यहाँ पे इसको अब मेंशन कर लेता हूँ, ये है मेरा नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, और ये अब मैं बात करने लगा हूँ स्पेकुलेशन बिजनेस की। ठीक है, सो स्पेकुलेशन बिजनेस में 23 मिलियन का आपने गेन कमा लिया। स्ट्रेट वे आपको सवाल में बताया हुआ है
ओके जी। सो अब हम देखते हैं कि हमने अपने और सवाल की इन्फॉर्मेशन पहले पूरी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कोई एरिया रह ना जाए। 30 जून 2022 आकाश earned capital gains of 20 million on sale of his immovable property which was purchased on blah 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 date and 3.6 million on sale of shares in a private company. These were acquired on 1st June 2021. सो ये इसके कैपिटल गेंस के हेड ऑफ इनकम की अमाउंट है और ये कहीं बिजनेस की इनकम में शामिल नहीं, अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसके लिए मैं अलहदा से एक वर्किंग नोट बना लेता हूँ कैपिटल गेंस का। सो कैपिटल गेंस का जो हम वर्किंग नोट बनाएंगे अलहदा पेज के ऊपर बना लेते हैं। सो फार वी हैव मेड वर्किंग 3, तो हम वर्किंग 4 बना देते हैं। वर्किंग 4 एंड इट इज़ फॉर कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस के केस में आप देखोगे कि एक इमूवेबल है और दूसरे शेयर्स हैं। इमूवेबल के केस में जो सवाल का जो इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है वो ये बता रहा है कि आपने अर्न किए हैं कैपिटल गेंस 20 मिलियन का और 3.6 मिलियन का शेयर्स के ऊपर। सो 20 मिलियन और 3.6 मिलियन। ठीक हो गया जी। सो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से आया और ये शेयर्स आ गए। अब इसके केस में आप देखेंगे कि जो इसने आपको बताया हुआ है कि आपने परचेज़ कब किया, 1 जून 2019 को ख़रीदा है इमूवेबल प्रॉपर्टी और 1 जून 2021 को ख़रीदा था आपने जो शेयर्स थे। ठीक है। प्रॉपर्टी के केस में टैक्स लॉ की प्रोविजन ज़रा देखते हैं वो क्या थी। सो प्रॉपर्टी के केस में ये मैंने एक तो ये वर्किंग बना ली है अलहदा से और अब मैं ज़रा प्रॉपर्टी के केस में टैक्स लॉ की प्रोविजन देखने जा रहा हूँ। सो टैक्स लॉ की प्रोविजन कैपिटल गेंस के केस में क्या थी जी? वो सिंपली ये थी कि आपको देखना है होल्डिंग पीरियड कितना है। सो आप अगर देखोगे इसका होल्डिंग पीरियड 3 to 4 years बनता है जो इस सवाल के अंदर सिचुएशन दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 टैक्सेबल होगा। तो मैं अपनी कैलकुलेशन में ये जो मेरा गेन है चूँकि होल्डिंग पीरियड 3 से 4 years बन रहा है तो मैं इसका टैक्सेबल गेन अगर बनाना चाहूँगा तो इसको 20 मिलियन को 1/4 कर दूंगा। ठीक है। तो इट विल बी 5 मिलियन। और शेयर्स के केस में ये जो टैक्स लॉ की प्रोविज़न है वो एक दफ़ा देख लेते हैं शेयर्स के केस में क्या है। सो कैपिटल गेंस में जो शेयर्स हैं प्राइवेट कंपनी के हैं तो इसका मतलब ये मूवेबल प्रॉपर्टी और अदर्स में फॉल करता है और इसके ऊपर अगर गेन है और इसका होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल से ज़्यादा है तो फिर 3/4 टैक्सेबल होता है। ठीक है। सो 3/4 टैक्सेबल होता है अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है तो। सो आपने इसको कब ख़रीदा है? आपने ख़रीदा है इसको 1 जून 2021 को और आप बेच कब रहे हो? 30 जून 2022 को। तो इसका मतलब होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो गया तो 3/4 विल बी टैक्सेबल। सो यहाँ पे इसका जो गेन होगा वो इट विल बी टैक्सेबल गेन जो होगा वो 3.6 मिलियन का 3/4 होगा। ओके। सो 3/4 इसका बना लेंगे आप और इट विल बी, एक मैं ज़रा कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। सो इट विल बी 3.6 मिलियन multiplied by 3 divided by 4, so it is 2.7 मिलियन। अब इसके केस में आपको ये चीज़ ज़रा ख़ास तौर पे याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि ये वाला जो फिगर है इमूवेबल्स ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। ठीक है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का मतलब ये कि इसके लिए टैक्स रेट्स अलहदा से डिफाइन हुए हुए हैं और वो रेट्स आपको एग्ज़ाम में भी गिवन होते हैं।
अच्छा जी, सवाल में मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है? ड्यूरिंग द ईयर आकाश रिसीव्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी 70 मिलियन, 70 मिलियन का उसको एओपी से शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिला है। सो वो जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको भी देख लेंगे। अभी हम ज़रा अपनी वर्किंग्स को कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। सो अब सवाल की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने से मुझे पता चल गया कैपिटल गेंस है मेरे पास, अदर सोर्सेज हैं और बिजनेस है। ठीक है जी। सो अब मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि मेरे पास एक बिजनेस का हेड ऑफ इनकम है, उसके बाद मेरे पास कैपिटल गेंस हैं और मेरे पास अदर सोर्सेज हैं। ठीक है। ना ये जो मेरी बिजनेस की जो वर्किंग है इसको हम फाइनलाइज करते हैं ज़रा। बिजनेस की वर्किंग में मेरे पास ये जो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस बना था, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का अगर आप टोटल करें तो इट इज़ 124,625,000 एंड इट्स अ लॉस, और 23 मिलियन का गेन है। तो क्या मैं इन दोनों को एडजस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? अगर मेरा लॉस नॉन स्पेकुलेशन में है और गेन स्पेकुलेशन बिजनेस में है, तो इसके लिए आप प्रेफर करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, उसको देख लें जाके। सो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर लॉस हो नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में और आपके पास स्पेकुलेशन बिजनेस में इनकम पड़ी हो, तो नतीजा ये है कि आप उसको आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। यस, आंसर इज़ यस। तो इसका मतलब ये सेट ऑफ हो सकता है लॉस। तो मैं इन लॉसेस को सेट ऑफ कर लेता हूँ। तो आई विल बी लेफ्ट ओवर विद अ लॉस ऑफ 101,625,000। सो ये है मेरा लॉस बिजनेस का। सो इसको हम ले आते हैं अपने मेन वर्किंग पे। सो बिजनेस में मेरे पास लॉस है 101,625,000, सो इट्स अ लॉस। उसके बाद कैपिटल गेंस पे आ जाएं आप ज़रा। कैपिटल गेंस में मेरे पास क्या है? एक मेरे पास सेपरेट ब्लॉक है जिसके ऊपर मैंने सेपरेट रेट ऑफ टैक्स लगाना है 5 मिलियन, और 2.7 मिलियन मेरी नॉर्मल टैक्स रिजीम का आइटम है। तो 2.7 मिलियन कैपिटल गेंस और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम जो है वो 5 मिलियन। दिस इज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, दिस इज NTR। इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स ही अलहदा से लगेगा। ये सेपरेट टैक्सेशन नहीं है, ये फाइनल टैक्स नहीं होता, इसका बस रेट ऑफ टैक्स अलहदा है। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो वर्किंग अगर आप देखो, मैंने क्या फिगर फाइनल की थी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने कहा था 8,965,000। सो दिस इज 8,965,000। सो ये मेरे पास इनकम थी जी। अब मेरे पास अगेन नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है, तो क्या मैं उसको कैपिटल गेंस के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ? सेट ऑफ का कानून देख लेते हैं। सो आई विल गो टू माय नोट्स और देखें इसमें क्या मैं इसको कैपिटल गेंस के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ? अदर्स के अगेंस्ट यस, मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसी तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। यस, मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये इन दोनों के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। ठीक है। और अगर मैं इसको एडजस्ट करूँगा तो मेरे पास तो लॉस बन गया। ठीक है। सो क्योंकि ये एक बड़ी फिगर है तो हम इसको ज़रा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 101,625,000 ये लॉस है। इसमें 2.7 मिलियन और 8,965,000। सो मेरे पास लॉस बना 89,960,000। इट्स अ लॉस। ये जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है इसके ऊपर तो सीधा सीधा जो इसका रेट ऑफ टैक्स है वो हम लगा देंगे। ये लॉस है। अगर आपके पास लॉस है तो AOP का जो शेयर है, AOP शेयर, वो इसमें ऐड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई पर्पज़ ही नहीं है, क्योंकि ये तो लॉस है। सो ये एप्लीकेबल, इट्स नॉट एप्लीकेबल।
ठीक है जी। सो आपका लॉस बनेगा और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के ऊपर, क्योंकि कोई लॉस हम इसमें एडजस्ट नहीं करते, तो इसके ऊपर जो भी रेट्स लगते हैं वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। सो हम ज़रा रेट वाला मामला सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के लिए है वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। सो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जी। सो बिज़नेस के हेड ऑफ इनकम में मैंने 8960 000 बना दिया जो मेरा लॉस बन रहा है, और एओपी का शेयर इसमें एडजस्ट नहीं हो, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ इनकम हो तो तभी उसमें ऐड करके रेट पर्पसेस के लिए आप कैलकुलेशन बनाते हैं। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस का शेयर इसमें ऐड करेंगे तो उससे रेट ही निकालेंगे ना। रेट निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से। तो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम तो ऑलरेडी लॉस है, तो इट्स यूजलेस के एओपी का शेयर ऐड किया जाए। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में आपके पास जो आमदनी है ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो अब मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के ज़रा पहले सवाल पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ इसका होल्डिंग पीरियड कितना था। सो माई होल्डिंग पीरियड वॉज 1 जून 2019 को मैंने ख़रीदा, उसके बाद 20, 21, 22, यानी 3 साल से ज़्यादा 4 साल से कम, ये मेरा होल्डिंग पीरियड बना था, 3 to 4 years। तो अब इसके लिए जो टैक्स रेट्स हैं वो आपको एग्ज़ाम में गिवन होंगे। 3 to 4 years का अगर टाइम हो तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ कैपिटल गेंस टैक्स ईयर 2022 के रेट्स हम देख लेते हैं क्या हैं। ओके, वेयर द गेन डज नॉट एक्सीड 5 million तो 3.5%। वेयर द गेन एक्सीड्स 5 million, तो ये एग्जैक्टली 5 million 3.5% का रेट लगेगा। ठीक है। सो एग्जैक्टली जो 5 million की आपकी इनकम है उसके ऊपर बस 3.5% का रेट लगाएंगे और वो आपकी इनकम बन जाएगी। सो दिस वाज गाइडेंस ऑन दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप इसको, ये थोड़ा सा हमने स्लो इसको डिस्कस किया है। उसकी वजह ये थी कि मुझे एक्सप्लेन करना थी हर चीज़, लेकिन आपको जब सॉल्व करना है तो ये सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी रिकॉल होनी चाहिए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो फिर पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।